हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आफ्टर नाइन्थ क्लास सॉरी एट्थ क्लास की खत्म होने के बाद फिजिक्स अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी। ओके, चेंज कर लेते हैं एक बार। हम नाइन्थ क्लास की कर रहे हैं, उसका चैप्टर वैसे तो 8 होगा, कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये साइंस का बुक है, अगर आप एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे ना तो आपको ऐसे ही मिलेगा 1 2 3 4, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब इंक्लूडेड रहेगा। तो उसमें से मैंने सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो खुद साइट से। ओके, तो हमारा आज चैप्टर रहने वाला है मोशन, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे एयर क्लास के बाद नाइन्थ क्लास की पहला वीडियो। ओके, फिजिक्स का ही हमारा। तो जैसे कि इसमें लिखा है, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड सम अदर्स इन मोशन। बर्ड उड़ते हैं, फिश स्विम करती हैं, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा वही दे रखा है, ये सारे मोशंस दे रखे हैं, ठीक। परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर 1% एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। आपके लिए कोई बंदा एक चलता हुआ दिख सकता है और कोई आपको एक खड़ा हुआ दिख सकता है। फॉर द पैसेंजर एंड मूविंग, एक चलती हुई बस में एक रोड साइड अगर पेड़ वो दिखेगा तो कैसा दिखेगा, पीछे की ओर जाता हुआ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड जो दिखेगा आपको, परसीव दिखेगा द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज मूविंग। अगर आप रोड पे खड़े हो और बस जा रही है तो आपको दिखेगा बस भी जा रही है और लोग भी चल रहे हैं, ठीक। बट आप अगर एक बस में बैठे हुए, ठीक है, और आपके साथ 4 5 नमूने बैठे हुए हैं, तो आपको सारे के सारे कैसे दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन इंडिकेशन पे, ठीक। तो मोस्ट मोशंस आर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कुछ अदर्स चलते हैं सर्कुलर पाथ में, कुछ सीधे चलते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में चलते हैं, ठीक है। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते हुए, कुछ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे ही। तो देयर मे बी a situation involving a combination of these. In this chapter we shall first learn to describe the motion of object along a straight line, ठीक। We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs वगैरह वगैरह। एंड लेटर we shall discuss about describing circular motion के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे वो सब दे रखा है। अब यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी दी थी अब यहाँ पे मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि we describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a place is 2 किलोमीटर from the north of the railway station. ये रेलवे स्टेशन है, उसके नॉर्थ में 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि हमने रेलवे स्टेशन के रेफरेंस लेके बता दिया कि स्कूल नॉर्थ में। हो सकता है इधर एक खेत हो रामू का, उसके साउथ में हो ये 5 किलोमीटर। तो ये एक हम रेफरेंस दे रहे हैं। अगर हम रेफरेंस नहीं देंगे तो हम बोल देंगे एक पर्टिकुलर जगह पे रामू का खेत है, और हमें नहीं पता ना कहाँ पे है भाई। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट का मतलब। ओके, so we have specify कर दी है the position of the school with respect to the railway station. In this example, railway station is the reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify reference point called the origin. तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन क्या है, उसका origin है। वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये फैक्टर कुछ नहीं यहाँ पे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट है। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point जिसको क्या हम बोलते हैं, origin बस। हाँ जी, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, वापस आ गए, ठीक। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो, सिंपल यही दे रखा है कहानी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एग्जांपल, कंसीडर द मोशन वगैरह वगैरह, ये सब दे रखा है कि यहाँ आप ए से बी से ए से सी जाओगे, सी से बी, सी बी से ए जाओगे, और ए से फिर वापस आ जाओगे ओ पे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक होता है और एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है आप अपने घर से गए स्कूल, ठीक, होम से गए स्कूल। तो मान लो आप ये रास्ता चल के गए ऐसे, ठीक, ये गए आप चल के, तो आपने ये जो दूरी तय की ना, जितना चल के गए, ये आपका है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है दो चीजों को एक सीधे पटरी से रेखा खींच दो, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों बीचों के, अब हो सकता है वैसे रोड होगा ऐसा, बट हो सकता है बीच में मकान बने हो इसलिए आप ऐसे जा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम ऐसे ही तय करते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों की चीजों के बीच का ना, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसमें हिंदी में बोलेंगे विस्थापन। ओके, तो बस है, यही है डिस्प्लेसमेंट, और यही है हमारा डिस्टेंस, इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो अगर कोई बंदा यहाँ से गया, ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक गया और वापस आके ओ पे रह गया, तो यहाँ पे उसका विस्थापन कितना हुआ भाई, वो अपनी जगह से तो विस्थापन 0 हुआ ना उसका। अगर हम सुबह का निकले हुए पूरी दुनिया घूम के वापस आ गए शाम को, तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0, बट डिस्टेंस हमने किया है, यस, ठीक।
तो कभी भी अगर आप कहीं मूवी कहीं मतलब कहीं भी जाते हो तो आपके द्वारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। ये स्टेटमेंट है लिटरली पीवाईक्यूज के, बट आपका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। ओके, यहाँ पे ये दे रखा है कि ऐसे ऐसे गए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस हुआ भाई, ओ से ए तक गए तो 60 किलोमीटर, और ए से वापस आए आप सी तक, मान लो वो बंदा सी तक आया वो तक नहीं पहुंचा, तो 25 और 60 यानी कि 35, 60 + 35 यानी कि 95 किलोमीटर, ये ना। ओ ए, ओ ए प्लस ए ओ, अच्छा, मतलब अगर वापस आ रहा है तो वही है, ये इधर से 60 गया, अगर 60 गया तो 120 हो जाएगा, मतलब वही है, जितना आप चलोगे उतना जोड़ लो, बाकी छोड़ो। सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, ये उतना जितना ऑब्जेक्ट कवर करेगा 95 है, कि वो ओ से ए गया और ए से फिर सी पे आ गया, जो मैंने बताया था पहले। ठीक, ओ से ए गया और ए से फिर वो सी पे आ गया, तो ओ से ए में 60 हो गया, ए से सी पे 25, 60 - 25 35, तो हो गया 95। ठीक, तो यही है और कुछ नहीं है। So there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. ठीक, the numerical value of a physical quantity is its magnitude. न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक, ये फिजिकल क्वांटिटी अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड दो आपको। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब सबसे पहले बता देता हूँ ये होती क्या है। कुछ क्वांटिटी हमारी जिनमें क्या होता है, एक डायरेक्शन दी हुई होती है प्लस एक वैल्यू दी हुई होती है। ठीक, वो हमारी होती है वेक्टर राशियां या फिर सदिश। कुछ में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन होती ही नहीं, तो उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या फिर हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक, अब इनके एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं हर साल, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप वो नोट कर लो और आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आप को। जैसे इसके एग्जांपल देखो आप, सबसे पहले टाइम। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है यार, टाइम बस चलता रहता है, उसमें एक वैल्यू रहती है कि हाँ 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बज के घड़ी लटकती, वो भी होता है। इसके अलावा लेंथ, आपकी शर्ट की लेंथ कितनी है उसको, उसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना। वो आपका वेट, एरिया, एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपका टेम्परेचर, नो डायरेक्शन, ओनली एंड ओनली वैल्यू। आपका चाल यानी कि स्पीड, आपका प्रेशर, कोई इसका डायरेक्शन नहीं। विभव की इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वोल्टेज। वॉल्यूम ये लिख लो। वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस यानी कि दूरी, अब हम 10 किलोमीटर चले, अब हमें नहीं पता ना किधर चले, दूरी है वो। तो ये हमारी सब क्या है, अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, हमारी डायरेक्शन वाली राशियां कौन सी, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया था ना, आपका ये घर है और ये अगर आपका स्कूल है, तो आपका डिस्टेंस आपको पता है, इस डायरेक्शन में आपको पता ही है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिलेगी क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो। बट आपको दूरी से आपको नहीं पता ना, इधर डायरेक्शन क्या लोगे, पहले राइट गए, नॉर्थ गए, साउथ गए, वेस्ट मुड़े, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, ऐसे तो ये डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होगी ना एक चीज की। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी बट हमारे डिस्टेंस की नहीं होगी। ओके, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हमारा वेलोसिटी, बेग, अब हम बोलेंगे आपको इतने बेग से जाना है, लेकिन वो बोलोगे कितना जाना है ना भाई, ये तो बोलोगे ना, मैंने आपको बाइक दे दी, मैं बोलूंगा आपको इतने बेग से चलना है कि 50 kmph। आप पूछोगे ना भाई किधर चलना है, साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट वेस्ट वगैरह वगैरह, तो मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। एक्सीलरेशन, त्वरण, ये हमेशा क्या होता है, अपोजिशन में होता है ऑफ द वेग। फोर्स, बल, अगर हमने एक ये मान लो बुक रखी हुई है, हमने इधर से इधर फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स लगा तो इधर किधर मूव करेगी, इधर के लिए, तो इसका डायरेक्शन हमारा डिफाइन है इसमें। ओके, हमारा मास, मास का डायरेक्शन हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड होता है, हमेशा अर्थ की तरफ होता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इसका भी डायरेक्शन डिफाइन होता है, जैसे कि अगर एक मैग्नेटिक चुंबक का एक ये हुआ है टुकड़ा, तो अंदर इसमें होगा सीधी रेखाओं में,
मूवमेंट, और ऐसे सर्कुलर होगा बाहर साइड में। ये वो अदर चीज बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इसकी डायरेक्शन डिफाइन होती है। ओके, तो ये सब हमारे आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही सब दे रखा था। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है? मतलब सॉरी, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना, विस्थापन और दूरी क्या एक बराबर हो सकता है? नहीं, बराबर नहीं हो सकता। हमेशा डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी कवर हुई है? 85, लेकिन विस्थापन बताएगा लास्ट में कितना हुआ आपका? जीरो। यहाँ पे देखो, while the magnitude of the displacement is 35 किलोमीटर, thus the magnitude of displacement 35 is not equal to the path length 50 किलोमीटर। further we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be zero, displacement may be zero but the corresponding distance covered is not zero। okay, यही है और कुछ नहीं इसमें। ये सब एग्जांपल दे रखा है, कुछ इसमें खास नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पे दे रखा है, so the distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ो, एनसीईआरटी है भाई, ये पढ़ते रह जाओगे ऐसे तो। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से चला रहे हो, आपको बाइक दे दी मैंने, ठीक, मैंने आपको बोला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चलाना है, और आपने रेस खींच ली, उतने पे सेट हो गई, आपकी गाड़ी चलती चली आ रही, चलती चली आ रही। ठीक है, तो ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन और कुछ नहीं। आपने इसमें ना स्पीड कम की, ना ब्रेक लगाया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल दे रखा है। तो वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स कम अनइक्वल, लेकिन जैसे यहाँ पे दे रखा है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर घंटे में आप 40 किलोमीटर ही चलोगे। एक घंटे में 40 चल गए, अगले घंटे में 40 चलोगे, अगले तीसरे घंटे आप 40 चलोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो गया, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ओके, it is said to be in uniform motion, the time interval in this motion should be small। in our day to day life we come across motion जहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है? कम अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। अब टाइम तो भाई सेकंड सेकंड पे होगा अपना टाइम, ठीक, लेकिन हम इसमें अप डाउन करते हैं, तो ये बोलता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स। जैसे कि व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ क्राउडेड एरिया, अब आप कार को कहाँ चला रहे हो? हाईवे पे ना चल के क्राउडेड एरिया में चला रहे हो, सब्जी वाला इधर ये है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप चला रहे हो, तो बार बार कोई आ जाएगा, कोई रोकेगा, कोई आंटी आ गई, कोई अंकल आ गए ऐसे करके, तो आपकी स्पीड घटती बढ़ती रहेगी। ठीक है, या फिर अगर आप जॉगिंग कर रहे हो पार्क में, ठीक है, थक जाओगे तो आप रुकोगे, मुड़ोगे, लोग आ रहे हैं, हटोगे, बचोगे, वगैरह वगैरह, आपको रुकना पड़ेगा। तो ये सब क्या है हमारा? ये है हमारा अनयूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, unequal distances in equal intervals। so these are some instances of non uniform motion, सॉरी अन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति नहीं है, बस यही दे रखा है, कुछ भी नहीं है। ये फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ तेज चलेंगे, कुछ धीरे चलेंगे। द रेट ऑफ विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ठीक, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सो दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, बस ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसका सिंबल है ये वाला, आप दे सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो पढ़ लेना। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये मीटर को सेकंड बदल दिया, सेंटीमीटर सॉरी, एंड किलोमीटर पर आवर में बदल दिया। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। So the speed of an object need to be constant. In most cases, objects will be in non-uniform motion. So therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed। उसकी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, ठीक है, कि उसने उसने कितना टाइम ट्रेवल किया है और कितना टाइम उसको लगा है, ये फॉर्मूला आप रट लो। ठीक, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि औसत चाल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। आपने मान लो पहले 30 चले, फिर 20 चले, फिर 30 चले, ठीक, और मान लो आपको उसमें लगे 4 घंटे। ओके, तो आपको पूछेगा एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप लिखोगे उसमें, इन तीनों को ऐड करोगे, बटे में जितना टाइम लगा उतना लिखोगे, तो 30 30 60 20 80, 80 बटे 4 यानी कि 20। आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे होगा।
उसका फॉर्मूला ये बी और एस अपॉन टी। ओके, एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, चलो आगे आएगा आई गेस, उसका नाम होता है हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर, और एक होता है हमारा स्पीडोमीटर। अब बताओ किससे हम क्या मापते हैं। अब स्पीडोमीटर का तो आपको नाम से ही पता होगा, स्पीडोमीटर से हमारा स्पीड मापते हैं। ओडोमीटर वाला लोग कंफ्यूज आते हैं, इससे हम मापते हैं हमारा डिस्टेंस, जितना हम चलते हैं ना। ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस मापता है, डी डिस्टेंस ओडो। Speed with direction. So the rate of motion of an object can be more comprehensive. We specify इसकी direction of motion along with its speed, कि कोई ऑब्जेक्ट है किस स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है। So the quantity that स्पेसिफाई करती है both these aspect is called velocity, वेग। आपको बताया था ना, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक। मोशन along with its speed, quantity। वेलोसिटी वो स्पीड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन में चलता है, जिसको हमने डायरेक्शन बता रखी है। So the velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object की speed, direction of motion or both, ठीक। So when an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity। ये फॉर्मूला कि स्टार्टिंग और फाइनल का क्या है, उन दोनों को जोड़ के आप बता सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। ओके, जैसे कि बोल दिया कि आप चले हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पहुंच गए हो 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। टाइम लगा आपको, चलने वाला होता है u और लास्ट में होता है v। टाइम लगा आपको, मान लो इसको 30 कर लेते हैं, 2 घंटे। तो आपसे पूछेगा आपका एवरेज वेलोसिटी कितना है, वही है पर u प्लस वी बाई टी। यू कितना है 30 प्लस 50 बटे 2, 80 बाई 2, 40 kmph आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी रहा है आपका। सॉरी, ठीक। तो ये उसका फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस p बाई 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस p बाई 2। u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v हमारी फाइनल वेलोसिटी। बस ये फॉर्मूला रट लो और कुछ नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे कुछ वो एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन the velocity remains constant with time, आपको पता ही है। in this case the change in velocity of the object for any interval is zero। हमारी जीरो रहती है वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी बदलती घटती रहती है, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। तो इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट वैल्यू होती है। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। Can we express now? Let's see in the next. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, वर्ड आपने पढ़ा होगा। उसका फॉर्मूला ये होता है a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। इससे निकलेगा b बराबर u प्लस ए टी, हमारे लॉ ऑफ वेलोसिटी। अभी देखो आपको बता दूंगा सब कुछ, तो ये आप देख लो, कुछ भी नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। किस काइंड ऑफ, कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेग चेंज करता है फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी u से लेकर b तक, u मतलब स्टार्टिंग से लेके, आपने गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर गाड़ी बंद करने तक, आपका जो भी वैल्यू चेंज हुआ है इन t टाइम में, तो लास्ट में से पहला वाला घटाया जाएगा, उसका बटा t जितना टाइम लगा वो होगा हमारा एक्सीलरेशन। तो याद रखना, क्या याद रखोगे भाई, अरे आ जाए यार, ये बहुत टाइम लेता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा u प्लस बी बाई टी।
लेकिन हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डिफरेंट है। ए v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे हमारा लास्ट, यहाँ पे हम गाड़ी रोकेंगे, u मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमने 50 पे रोकी है और स्टार्टिंग हुई थी 20 से, तो टाइम लगा 2 घंटे। तो 50 माइनस 20/2 यानी कि 30/2, यानी कि हमारा एक्सीलरेशन कितना था, 15 km/h। ये हमारा एक्सीलरेशन होगा, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, so this kind of motion is known as accelerated motion. This acceleration is taken to be positive if it is in direction of velocity. एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने आपने 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, खाली रोड में ना आपने 60 की स्पीड में गाड़ी उड़ा दी, तो ये एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। मान लो 30 की स्पीड में चला रहे थे, आपके सामने एक आ गया कुत्ता, अब आपने क्या किया, अचानक से ब्रेक मारे तो आपको गाड़ी का स्पीड 10 हो गया मान लो, तो यहाँ आपका क्या हुआ, स्पीड कम हुआ, तो आपका ये नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। ओके, तो यही है पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी, अगर इसकी बढ़ती है या घटती है या बाई इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म होने होता है। So the motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. Free falling body क्या होता है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरा दो तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसका टाइम के अकॉर्डिंगली उसका स्पीड बढ़ता जाता है। On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration अगर उसकी velocity change होती है at a non-uniform rate. So for example, if a car traveling along a straight line road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, तब कार इज सेट टू बी मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, की कार अपनी स्पीड बढ़ाती रहेगी, पहले सेकंड में 20 थी उसकी स्पीड, अगले कुछ सेकंड में आ जाएगी 30, अगले सेकंड में 40, ऐसे करके वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स हैं, देख लेना, कंपोनेंट है नहीं, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला आपको बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, हो जाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है कि यहाँ पे ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे इक्वल, देखो यहाँ पे देखते भी रखा है, आपको ये सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बस यूनिफॉर्म स्पीड से है तो हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, अगला ग्राफ दिखाता हूँ आपको, देखो मैं पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, बस वही थ्योरी दे रखी है जो उस फिगर में दे रखा है, बस उतना ही समझना है। यहाँ पे आपको इतना पढ़ना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो दे रखा है, फॉर अ कार है मान लो, वो मूव कर रही विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई कार की जगह कोई भी एक चीज है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो देखो उसका टाइम तो बढ़ रहा होगा, ठीक, लेकिन स्पीड उसकी घट बढ़ रही हमें नहीं पता, तो इसलिए हम टाइम बढ़ा रहे हैं, पैरेलली उसका स्पीड के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। बस ये दे रखा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, और यही यहाँ पे समझाया दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। अब इसमें क्या है कि इधर टाइम दे रखा है, इधर वेलोसिटी दे रखी है, ठीक। यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पहुंचने के बाद ये कंटिन्यू हो गया है ना, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो उसकी स्पीड बढ़ी थी, 40 तक मान लो, इस टाइम तक उसकी स्पीड बढ़ी थी, बट 40 के बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, वो कांस्टेंट है, उसी स्पीड पे लगातार मेंटेन्ड है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है हमारा। ओके, और कुछ नहीं है। वही सब दे रखा है डिटेल, और कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर उसके एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो रहे हैं तो देखो टाइम ये है हमारा, इधर वेलोसिटी है, समान तौर से चल रही है, तो ये हमारा सीधा ग्राफ हो गया। सेम यहाँ पे देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, दो तरीके हो सकता है कि अगर नेगेटिव में है तो ऐसे जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पॉजिटिव कुछ श्योर नहीं तो ऐसे जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखा इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय जियोग्राफिकल मेथड, बस आप ये याद रख लो, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s होगा, सॉरी, मतलब ये फॉर्मूला रख लो, ये हमारे हैं तीन लॉज ऑफ
मोशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है बाय इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ सेट ऑफ इक्वेशंस नोन एज द इक्वेशंस ऑफ द मोशन। फॉर द कन्वीनियंस a set of three such equations are given below। वो ये है, ठीक। अब देखो इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जैसे आपको एक ट्रिक बता दूं कि जैसे अभी कहीं से भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले कि मोशन का पहला, जैसे हमारे दे रखा है इसमें, पहला हमारा b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हमारा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस प्लस होगा, सॉरी। अगर कभी पूछ ले आपसे कि मोशन के ये तीन लॉ में से पहला लॉ क्या बताता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है, अब जैसे b हमारी वेलोसिटी है यानी कि वेग, u है हमारा इनिशियल वेग, a है हमारा एक्सीलरेशन और t है हमारा टाइम। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, और इनमें से जो हमारा पहला क्वांटिटी होगा दैट इज हमारी v, लास्ट क्वांटिटी दैट इज हमारी t, ठीक। हमारे ये जो होंगे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन बताएगा पहला हमारा मोशन का फॉर्मूला, दूसरा हमारा किसके बीच में बताएगा s फॉर स्पीड, t फॉर टाइम, बस। इन दोनों के बीच में क्या बनाएगा, मोशन का सेकंड लॉ रिलेशन बताएगा स्पीड और टाइम के बीच में, थर्ड लॉ किसके बीच में बताएगा b फॉर वेलोसिटी और s फॉर स्पीड, थर्ड रिलेशन किस में बताएगा, थर्ड हमारा नियम वेलोसिटी और स्पीड के बीच में। अब आप देख लो, गारंटेड आपको यहीं से मिल जाएगा। पहला दे रखा है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी इधर है और ये टाइम है, बस और कुछ नहीं है, यही है बस, इन्होंने ये डिस्क्राइब कर रखा है। ये फॉर्मूला दे रखे हैं उन्होंने, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आप देख लेना, सारी थ्योरी है, कुछ भी नहीं। इससे बस क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हमारे फार्मूला चाहिए होंगे और कुछ नहीं। ए बराबर पी माइनस यू अपॉन टी आपको पता ही है, ठीक है। ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब दे रखा है सीधे। तो when the body when the velocity of an object change करती है we say that the object is accelerating, the changes in the velocity could be due to the change in its, देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो, ओके। तो दो तरीके से उसका हमारा वेग चेंज हो सकता है, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन। अगर हमारा वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या बनाएगा एक्सीलरेशन। सो कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स, जब किसी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेक्टेंगुलर ट्रैक, हेक्सागोनल ट्रैक, ये सब एग्जांपल आपको याद ही होगा। मौत का कुआं ऐसे होता ना कि देखो उसमें एक्सीलरेशन क्यों होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी तो बदल नहीं रही होती है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तो एक ही रहती है ना, जिस स्पीड से वो लगातार घूमता रहता है एक ही जगह पे, अगर वो स्पीड अप एंड डाउन करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए एक ही स्पीड से घूमता रहता है घूमता रहता है। तो भाई जब हमने पता है कि एक ही स्पीड है, स्पीड बराबर है, तो उसमें एक्सीलरेशन कैसे हुआ, क्योंकि एक्सीलरेशन होगा कब होगा, जब हमारा वेलोसिटी बदलेगा यानी कि वेग चेंज होगा। अब वेग चेंज होने की दो कंडीशन है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले यानी कि मान बदले, या उसकी डायरेक्शन बदले। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें वैल्यू तो मान लो अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला रहा है तो वही चलाता है, तो वैल्यू में चेंज नहीं होता, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो हर सेकंड बदल रही होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सेट्रा। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाता है हमारा एक्सीलरेशन, ओके। यही था यहाँ पे और कुछ नहीं था। Let us consider an example of the motion of a body along a closed path shows the path of an athlete along a rectangular track। वो एथलीट हमारा भागेगा, लेट अस अज्यूम, ठीक है ऐसे करके भागेगा, वही से बता रखा है। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ a rectangular track the athlete is running along an hexagonal shaped with A B C D E F, as shown in this situation the athlete will have to change his direction 6 times while he completes one round। what if the track was not a hexagonal but a rectangular रेगुलर ऑक्टेजन, तो विद 8 इक्वल, मतलब वही सब डिस्क्राइब कर रखा है कुछ नहीं। तो समझ गए ना मेरा मतलब कि वेग यानी कि वेलोसिटी कब चेंज होती है, या तो उसका वैल्यू चेंज हो मतलब मैग्नीट्यूड, या उसकी डायरेक्शन। तो क्वेश्चन बस यही जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और जहां ये चेंज हुआ वहीं हमारा आ जाएगा एक्सीलरेशन, क्योंकि इसके चेंज होने से हमारा एक्सीलरेशन बनता है। जैसे ये देखो, ये बंदा भी घुमा रहा है इसको, घुमा रहा जैसे छोड़ेगा उसको ये स्पीड से भाग जाएगा एक साइड में। अब ये क्या है देखो दिखाता हूँ,
इफ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन, इसमें अगर आप देखो केयरफुली इसमें ऑब्जर्व करोगे, केयरफुली रिलीज द सॉरी नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। जिस रोड में घूम रहा था मान लो यहाँ पे हमने छोड़ दिया तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा। So this is because once the stone is released, it continues to move along with the direction. तो इसको लास्ट में जो डायरेक्शन मिली होगी उस डायरेक्शन में सीधा भाग जाएगा। It has been moving at that instant, so this shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. ठीक, ऐसी सेम वेन एथलीट थ्रोज अ हैमर फेंकते हैं ना, घूम घूम के सीधे जिस डायरेक्शन फेंकते हैं उधर चला जाता है सीधे। यही सब दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। बस यहाँ पे ये पढ़ने लायक है कि मोशन क्या है, इज अ चेंज ऑफ पोजीशन हमारा। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड ऑन द और द डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन हमारा चेंज ऑफ पोजीशन हो सकता है, गति कब होगी, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है कि द मोशन, यही से क्वेश्चन बनता है, ये वर्ड ब्लड्स होते हैं हमारे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म हो सकता है, एक समान हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है या फिर लगातार बदल रही है। थर्ड हमारा ऑप्शन दे रखा है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या है भाई, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एस बराबर है हमारा डी अपॉन टी, डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या है, v बराबर क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस अपॉन टी। ठीक, अगर ये बदल रहा है तो हमारा a बराबर हो जाएगा v अपॉन टी। पर यूनिट वेलोसिटी चेंज होने पर हमारा a जनरेट होता है बस। तो द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये वाला ये हो गया। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं, समान और असमान गतियां ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ। बता चुका आपको। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान तौर से घूमते हुए गति करते हुए ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, जो हमने बता चुकी। रिलेशन भी आपको बता चुका हूँ, पहला वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन होगा, दूसरा स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन होगा, तीसरे का हो जाएगा एस यानी कि स्पीड और पहला हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको आप सही से लिखना है, इसको बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s लिखते हैं जनरली, तब बनेगा आपका रिलेशन कि बी वेलोसिटी एस हमारा स्पीड। ठीक, वेयर यूज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट which moves with a uniform acceleration a for time, and the time नहीं, acceleration a and time t, v is the final velocity and s is the distance travel time. If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. ध्यान रखना, सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म मोशन घूम भी रहा है स्टिल वहां पर ए जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि v चेंज हो रहा है। v क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले ही आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो। बस यही हमारे चैप्टर 1 खत्म। ठीक, 9th क्लास की एनसीईआरटी का ऐसे हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस फार्मूला देख लो, ठीक है। फार्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगा लेना, अदरवाइज फार्मूला रट लो, अपने आप ही लग जाएंगे। लेकिन एक तो कोशिश कर लेना, उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो ये हमारा हुआ चैप्टर 1। लेट्स सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।